महक अपने घर के आंगन में बैठकर फूलों के लहंगे सिल रही थी। तभी अरे महक बेटा, तू अकेले इतने सारे फूलों के लहंगे एक दिन में कैसे सिलेगी? बेटा तेरा एग्जाम भी आने वाला है और 2 दिन बाद ही सारांशी की बेटी की शादी भी है। तू जाकर पढ़ाई कर ले, ये लहंगे मैं सिल लेती हूँ। अरे माँ, आपको डॉक्टर जी ने आराम करने के लिए कहा है ना, इसलिए आप चुपचाप से जाकर आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सारा काम चुटकियों में कर लूँगी। जैसे परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सब कुछ कर लेती है, वैसे ही मैं भी कर लूँगी। और देखना, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही एग्जाम में फर्स्ट आऊँगी। जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही मेहनती और बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तूने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और एक हम लोग हैं जो तेरे खेलने कूदने की उम्र में तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। माँ, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है और आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी आपको और बाबा को खुश देखकर मिलती है। बस मैं जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, फिर बड़े से हॉस्पिटल में मैं बाबा के पैरों का इलाज करवाऊंगी और आपको रानी बनाकर ठाठ से अपने घर में रखूंगी। बेटी, आखिर तो कब तक हम दोनों बीमार का बोझ ढोते रहेगी? तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, कल तू भी पूरे 18 वर्ष की हो जाएगी और फिर जल्दी ही तेरा राजकुमार आएगा और तुझे हम लोगों से दूर ले जाएगा। माँ, अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो वो मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। और रही बात शादी की, तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप जाकर दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए, तब तक मैं कपड़े सिल लेती हूँ। महक के बार बार कहने पर उसकी माँ दवाई खाकर सोने चली जाती है और यहाँ महक पूरी रात जागकर सारांशी के फूलों के लहंगे सिलने लगती है। अरे, सुबह के 5 बज गए हैं, चलो कपड़े भी सिल गए हैं। अभी माँ सो रही हैं, तब तक तालाब से पानी भरकर ले आती हूँ। वापस आकर फिर सिलाई का काम भी करूँगी। महक मटका लेकर तालाब पर पानी भरने के लिए चली जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? लगता है पूरी रात जागने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तभी महक देखती है नदी पर अकेली लड़कियों को देखकर कुछ बदमाश लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं। ये देखकर महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर! और फिर अचानक से महक एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। वैसे ही वो सारे बदमाश लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। तुम कौन हो? हमें माफ कर दो, हम आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, माफ कर दो हमें। वो सारे लड़के परी से काफी मिन्नतें करते हैं, जिसके बाद परी उन्हें माफ कर देती है और सारे लड़के उल्टे पैर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, ये लड़के अचानक से मुझे देखकर डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी वो लड़कियाँ उसके पास आती है और उससे कहती है, आज तक मैंने आपके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, आज सच में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी लाज बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अरे, ये लड़कियाँ मुझे परी क्यों कह रही थी और मैंने कब इनकी लाज बचाई? खैर, उसके बाद महक पानी भरकर घर वापस आ जाती है। अरे, दिन निकल आया, अभी तक तो कपड़े भी तैयार नहीं हुए और घर का भी सारा काम पड़ा है, कॉलेज भी जाना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? तभी एक बार फिर से महक का सर घूमता है और वो परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसके घर का सारा काम अपने आप हो जाता है। फूलों के लहंगे भी सारे अपने आप सिल जाते हैं और तो और सारा खाना भी अपने आप बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया? तभी बाहर से सारांशी काकी की आवाज आती है। अरे गंगा, अरे फूलों के लहंगे तो तैयार हो गए हैं ना? अरे शादी का घर है, 50 काम होता है, इसीलिए सोचा सबसे पहले लहंगे ही ले आऊं। लाओ दो, कहाँ है मेरे लहंगे? काकी, इतनी सुबह सुबह हमें लगा आप शाम को आएंगी, इसलिए मैं। अरे बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतने सुंदर सुंदर फूलों के लहंगे बनाए हैं। मेरी बेटी तो ये सब देखकर खुशी से नाच उठेगी। अच्छा सुन, मेरी बेटी कंचन ने तुझे भी शादी में बुलाया है,
तू कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना। इसी बहाने हो सकता है तुझे भी वहाँ कोई पसंद कर ले। वैसे कब तक अपने बीमार माँ बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी। इतना बोलकर सारांशी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन महक ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो सुबह सुबह वो लड़की मुझे परी कह रही थी और वो लड़के भी मुझसे डरकर भाग गए और फिर घर का सारा काम अपने आप हो गया और अब ये सारे अधूरे सिले हुए कपड़े अपने आप इतने सुंदर डिजाइनर फूलों के लहंगे में बदल गए। महक का फिर से सर घूमने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? थोड़ी ही देर के बाद महक का शरीर फिर से चमक उठता है और वो एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही उसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उसके पिता का पैर एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद महक अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक परी नहीं, मैं तो एक गरीब दर्जी की बेटी हूँ। ये सच नहीं है। माँ, ये सब क्या है? कौन हूँ मैं? माँ, सच बताओ, कौन हूँ मैं? नहीं मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। तू तो मेरी बेटी है, तू परी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा खून है, तू मेरी बेटी है। तभी महक के पिता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो गंगा, उस दिन हॉस्पिटल में तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी ठीक तो है? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहिबा, 10 साल बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। अगर मेरी पत्नी को होश आया और उसे सच का पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ एक नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर आती है। डॉक्टर, कोई इस बच्चे को हॉस्पिटल की सीढ़ी के पास फेंक कर चला गया और उस बच्ची को हमने अपना नाम दे दिया और इस राज को मैंने उसी दिन अपने सीने में दफन कर लिया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि तू मेरी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। जिया परी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो नियति का खेल है। जब से तुम इनकी जिंदगी में आई, इनकी जिंदगी बदल गई। इनका कार से एक्सीडेंट हो गया और इनका दोनों पैर खराब हो गया और गंगा सिलाई करके किसी तरीके से अपना गुजारा करने लगी ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम हमारी बेटी जिया परी हो। तुम्हारी कुंडली में एक दोष था जिसकी वजह से तुम्हें जन्म देते ही हमें पृथ्वी लोक पर छोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारी कुंडली का दोष दूर हो सके। 18 वर्ष की तपस्या के बाद आज मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा है। अपनी माँ को गले से लगा ले बेटी। महक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ रानी परी का प्यार ममता जो उसे अपनी बेटी के रूप में पुकार रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ गंगा जिन्होंने उसे हर मुश्किल में प्यार और बलिदान से पाला था। रानी माँ, आपने मुझे जन्म दिया, ये बात सच है, लेकिन मेरी असली माँ गंगा माँ है जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला, जिन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफों को भूलकर मेरे लिए दिन रात मेहनत की। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी का हर दर्द मुझसे छुपाया ताकि मैं हंस सकूं। ये सुनकर रानी परी की आंखें नम हो जाती हैं। वो महक के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, बेटी, तुम्हारी ये भावना ही तुम्हें सच्ची जिया परी बनाती है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार है। मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा था ताकि तुम इंसानी दुख और सुख को समझ सको और आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने न सिर्फ अपने दोष को मिटाया बल्कि प्रेम और कर्तव्य का असली मतलब भी सीख लिया। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और एक सुनहरी रोशनी के साथ महक का घर एक खूबसूरत से बंगले में बदल जाता है और उसका फूलों का आंगन एक खूबसूरत से बगीचे में बदल जाता है।
महक बेटी, तुम एक सच्ची परी हो, लेकिन तुम्हारा असली जादू तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें वापस परीलोक ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि तुम हमेशा अपने जादू से दूसरों की मदद कर सकोगी। रानी माँ, मैं आपके इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा घर यही है, मेरे माँ बाबा के पास, इस गांव में जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करूँगी जो मेरी तरह ही मुश्किल में हैं। ये सुनकर रानी परी मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, तुम अब पृथ्वी लोक की सच्ची परी हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस अपनी छड़ी को हवा में घुमाना। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर महक अपनी माँ और बाबा को गले से लगा लेती है और तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और फिर महक परी अपने गरीब माँ बाप के साथ पृथ्वी लोक पर हंसी खुशी से रहने लगती। सीतानगर गाँव में एक मोनिका नाम की लड़की रहती थी। वो अपनी छोटी बहन पलक और अपनी माँ रमा देवी के साथ रहती थी। मोनिका की माँ के दोनों पैर खराब थे, इसलिए वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मोनिका घर चलाने के लिए अचार बेचा करती थी और उसकी बहन पलक भी अचार बनाने में उसकी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका अचार बना रही थी, तभी उसकी माँ बोली, मोनिका बेटी, तुम हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही हो, पूरा दिन काम करती रहती हो और मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाती बेटी। मेरी प्यारी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखना, एक दिन हम बहुत अमीर होंगे और मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर आपका इलाज करवाऊंगी। हाँ बेटी, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मोनिका अचार बेचने के लिए बाजार में जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया। जितने भी तेरे पास पैसे हैं, वो हमें दे दे, वरना तू बच नहीं पाएगी। भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं अचार बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। ठीक है, फिर एक काम कर, ये सारे अचार तू हमें दे दे, हम इसको बेचकर पैसे ले लेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, यही तो एक हमारी रोजी रोटी है, इसे भी आप लोग ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन वो गुंडे मोनिका की एक नहीं सुनते और मोनिका से अचार छीन लेते हैं और मोनिका को वहाँ से भगा देते हैं, जिस वजह से मोनिका रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। उसे रोता हुआ देखकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे बेटा? तब मोनिका अपनी माँ को वो सारी बात बताती है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटी, तू अब रोना बंद कर। ऐसे बुरे लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। अपनी माँ की बात सुनकर मोनिका खुश हो जाती है। अगले दिन मोनिका फिर से अचार बनाकर बाजार में बेचने जाती है और वो अचार बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनिका बाजार में अचार बेच रही होती है, तभी कुछ लड़कियाँ उसके पास आईं। मैडम, आप लोगों को अचार चाहिए क्या? मेरे पास घर के बनाए हुए तरह तरह के अचार हैं। लेकिन उससे पहले हमें अचार चखना है। ठीक है मैडम, आप चख कर देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिएगा। इतना कहने के बाद वो लोग अचार खाने लगती हैं। तभी मोनिका बोली, मैडम, अब मेरे पास ज्यादा अचार नहीं बचे हैं, आप नींबू का अचार ले जा सकती हैं। ये अचार आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो लोग अचार खाती ही जाती हैं और सारा अचार खाकर खत्म कर देती हैं। ये देखकर मोनिका कहती है, आप लोगों ने तो मेरा पूरा अचार खा लिया, अब आप मेरे अचार के पैसे दीजिए।
हमने तो पहले ही कहा था, अगर हमें अचार अच्छा लगेगा तो ही हम खरीदेंगे, लेकिन हमें तेरे बनाए हुए अचार अच्छे नहीं लगे, इसलिए हम तेरे पैसे नहीं देंगे। ये तो बहुत गलत बात है। आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मोनिका उन लोगों से पैसे मांगती है, लेकिन वो लोग उसके पैसे नहीं देती और मोनिका के साथ बदतमीजी करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की मोनिका को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। मोनिका नीचे गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से एक जादूगरनी जा रही थी। जादूगरनी ने उन लड़कियों को मोनिका को परेशान करते हुए देख लिया, जिस पर वो उनके पास आई और बोली, तुम सब इस गरीब लड़की को क्यों परेशान कर रही हो? इस पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? तुम कौन होती हो हमें ज्ञान देने वाली? जाओ जाकर अपना काम करो। मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझको। जैसे ही वो लड़कियाँ जादूगरनी के पास बढ़ने लगती हैं, तभी जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उन लड़कियों के हाथ गायब कर देती है। अरे हमारे हाथ, ये क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? आज से 1 महीने तक तुम्हारे हाथ गायब रहेंगे और अब से तुम किसी को भी परेशान करने से पहले 100 बार जरूर सोचोगी। ऐसा सुनकर वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। फिर जादूगरनी ने मोनिका को जमीन से उठाया। क्या हुआ बेटी? वो लोग तो चली गयी, अब तुम क्यों रो रही हो? उन लोगों ने मेरा सारा अचार खा लिया और अगर आज मैं घर पर पैसे लेकर नहीं गई तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे? बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी ने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और मोनिका से बोली, जाओ बेटी, तुम अब अपने घर चली जाओ और घर जाकर देखना तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई होंगी। जादूगरनी की बात सुनकर मोनिका अपने घर चली जाती है और घर में जाकर देखती है कि उसके घर के पीछे एक जादुई फूलों का घर है। ये देखकर मोनिका खुश हो गई और अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर उस घर में चली गई। और जैसे ही उसकी माँ उस घर में गई तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटी ये तो चमत्कार है, इस घर में आते ही मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं चल फिर भी सकती हूँ और इस घर में तो इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे भी हैं। हाँ माँ, अब से हम इसी घर में रहेंगे और अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। उस जादुई फूलों के घर से मोनिका को बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे भी मिलते हैं। वो लोग अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जीने लगी। लेकिन उन गुंडों को मोनिका के घर के बारे में पता चल गया। अरे मैंने देखा कि उस दिन हमें जो लड़की मिली थी वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो गई है और उसके घर में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। हम एक काम करते हैं, जब वो लोग घर पर नहीं होंगे तब हम उसके घर पर जाकर सारा सोना चांदी चुरा लेंगे। जब अगले दिन मोनिका और उसके घर वाले बाहर गए तो तब वो गुंडे मोनिका के जादुई फूलों के घर में सोने और चांदी को चुराने आते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर चोरी करने आए हो? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही उन गुंडों के ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसने लगे। ये देखकर वो गुंडे बहुत डर गए। अरे बाप रे, ये घर तो बहुत ही खतरनाक है। अरे भागो यहाँ से। इतना कहते ही वो गुंडे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वो गुंडे अगले दिन मोनिका के पास आकर उससे माफी भी मांग लेते हैं। फिर मोनिका ने भी उन लोगों को माफ कर दिया। उस दिन के बाद से मोनिका उस जादुई फूलों के घर की मदद से गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी
और उसके आशीर्वाद की वजह से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगी।